हेलो एवरीवन। देखो हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया था सबसे पहले। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 पोर्शंस हैं। ठीक है, एक तो कौन कौन सा था, रोटेशनल स्पेक्ट्रा था। उसके बाद वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी था। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, जो नेक्स्ट था वो था रमन इफेक्ट। ठीक है, या फिर रमन स्पेक्ट्रा जिसको बोलते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले किसको खत्म किया, रोटेशनल को खत्म किया। उसके बाद किसको ओवर किया हम लोगों ने, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को ओवर किया था। आज से जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रमन इफेक्ट, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट में देखो होता क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहां पे। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, क्या है, ये एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेजर लाइट को हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, इधर से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक लेजर लाइट की वेवलेंथ को हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पता है जो भी लेजर लाइट होती है वो किस रेंज में आती है। ये जो लेजर लाइट होती है वो एक यूवी और विजिबल रीजन में लाई करती है। ठीक है, किस रीजन में लाई करती है, यूवी और विजिबल रीजन में लाई करती है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेजर लाइट की वेवलेंथ को हम लोग लेजर लाइट डाल रहे हैं, तो भाई लेजर लाइट की वेवलेंथ होगी। और लेजर लाइट किस रीजन में आता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो यूवी और विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, अब देखो जब हम कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेजर लाइट को भाई इंसिडेंट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जब इस मॉलिक्यूल को हम लोग डालेंगे तो इस मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्कैटर करेगा लाइट को। ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा। स्कैटर करने के बाद देखो क्या हो रहा है, ये सीधा इस तरीके से निकल जा रहा है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम लोगों ने क्या करा, लेजर लाइट डाला और ये मॉलिक्यूल से सीधा स्कैटर होकर के निकल गया। ठीक है, अब देखो ये जो कौन सी लाइट है, एक स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट। ये जो लाइट निकली है मॉलिक्यूल पे, तुमने लाइट डाली लेजर लाइट, उससे स्कैटर होके जो बाहर लाइट निकल गई, इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, स्कैटर्ड लाइट है। अब देखो ये जो स्कैटर्ड लाइट है ना, इसकी क्या कंडीशन बन सकती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग वेवलेंथ। ठीक है, ये कौन सी वाली वेवलेंथ हो गई, स्कैटर्ड वाली जो लाइट हो। जैसे तुम्हारा एक मॉलिक्यूल था भाई, इस मॉलिक्यूल के ऊपर तुमने लाइट डाली लेजर लाइट, उसने क्या करा, स्कैटर करके लाइट निकाल दी। तो वो जो स्कैटरिंग होने के बाद जो लाइट निकली है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, किस वेवलेंथ की है, इसलिए बोलते हैं लैम्डा स्कैटर्ड बोलते थे। ठीक है, अब देखो यहां से इस मॉलिक्यूल के ऊपर तुमने लाइट डाली, वो मॉलिक्यूल इस तरीके से लाइट निकल गई। इस तरीके से एक और कंडीशन बन सकती है। ठीक है, या फिर बोले हम इस तरीके से लाइट निकल रही है। ठीक है, तो 3 कंडीशंस हो सकती है। वो देखो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, तुमने मॉलिक्यूल लिया, इसके ऊपर तुमने लेजर लाइट डाली, तो देखो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि जो तुम्हारी स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट है, और जो तुम्हारी लेजर लाइट है, ठीक है, स्कैटर लाइट है और जो भी तुम्हारी लेजर लाइट है, ठीक है, कौन सी हो गई है, लेजर लाइट, इन दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, इन दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, जो तुमने लाइट डाली भाई उसकी वेवलेंथ होगी, और जो तुम्हारे मॉलिक्यूल में स्कैटर होने के बाद जो लाइट निकली है उसको क्या बोल दिया, लैम्डा स्कैटर्ड। दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है, लेजर लाइट की वेवलेंथ और स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिले स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, रिले स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट। ठीक, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, जब हमारी स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ और लेजर लाइट की वेवलेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो क्या हो रहा है, जब तुमने कोई मॉलिक्यूल था इसके ऊपर लेजर लाइट डाली, स्कैटर होने के बाद जो वाली जो लाइट निकली है उसमें क्या हो रहा है, जो लेजर लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है किससे, स्कैटर्ड वाली लाइट से। ठीक है, तो उसको जो नाम देते हैं हम लोग, उसको नाम देते हैं एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट। ठीक है, या फिर रमन स्पेक्ट्रा। ये वाली जिसमें ये वाली कंडीशन होगी
कि जो लेजर लाइट वाली जो वेवलेंथ होगी वो किससे, स्कैटर वाले से ज्यादा होगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट होगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन देखो क्या होता है कि जो तुम्हारी लेजर लाइट है, ठीक है, जो भी तुम्हारी लेजर लाइट की वेवलेंथ है वो स्कैटर वाले से कम आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग स्टोक्स रमन इफेक्ट। ठीक है, ये कौन सी है, स्टोक्स रमन इफेक्ट। तो इसके अंदर देखो जब कोई एक मॉलिक्यूल था इसके ऊपर तुम लोगों ने लाइट डाली, ठीक है, तो तीन तरीके से कंडीशन बनी। एक तो सीधा उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करा, सीधा स्कैटर होकर के निकल गई। जब इंटरेक्शन नहीं कर रहा तो उस दौरान जो स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ होगी और जो लेजर लाइट की वेवलेंथ होगी वो सब क्या होगी, इक्वल होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिले स्कैटरिंग रमन इफेक्ट। सेकंड कंडीशन ये थी कि जब तुम्हारा कोई भी एक मॉलिक्यूल था इसके ऊपर तुमने लेजर लाइट डाली, ठीक है, उसके बाद उसने मॉलिक्यूल ने उसके साथ इंटरेक्ट करा, उसके साथ क्या हो गई, लाइट स्कैटर हो गई, लेकिन वो जो स्कैटर होके जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है लेजर लाइट से की वेवलेंथ से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट। थर्ड कंडीशन देखो क्या है, थर्ड कंडीशन ये है जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूल था इसके ऊपर तुमने लेजर लाइट डाली, इसकी स्कैटरिंग करने के बाद उसने मॉलिक्यूल ने उसके साथ लाइट के साथ इंटरेक्ट किया लेजर लाइट के साथ और उसको बाहर भेज दिया, स्कैटरिंग लाइट का क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। तो लेकिन जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो रही है किससे, लेजर लाइट से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोक्स रमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रमन इफेक्ट में देखो क्या होता है, रमन इफेक्ट में ये होता है जब भी तुम्हारा कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मान लो, गैस है, लिक्विड है, या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसके ऊपर से तुम क्या कर रहे हो, कोई भी लेजर लाइट को या फिर बोले तो एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को पास करना है। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट वो होती है जो क्या, जिसके अंदर क्या होती है, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, उसको तुम पास कर रहे हो। पास करने के बाद क्या हो रहा है, उस मॉलिक्यूल ने क्या करा, जो भी सब्सटेंस है उसने लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। अब वो जो स्कैटर कर रहा है किस वेवलेंथ की कर रहा है, वो क्या हो गई, लैम्डा स्कैटर। और जो तुम लाइट डाल रहे हो उसको क्या बोलोगे, लैम्डा इंसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, कौन सी लाइट बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट। दोनों की वेवलेंथ सेम है तो उस वाले को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग को रिले स्कैटरिंग रमन इफेक्ट। जब तुम्हारी लेजर इंसिडेंट वाले की क्या होगी, स्कैटरिंग वाले से ज्यादा होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड में ये होता है जो भी तुम्हारी स्कैटर्ड वाली होगी, इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब लेजर लाइट को तुम डाल रहे हो तो एक इंसिडेंट ही तो है, जो चीज तुम डाल रहे हो उसकी ज्यादा आ रही है किससे, लेजर से, तो वही क्या होता है, स्टोक्स रमन इफेक्ट। ठीक है, अब एक चीज देखो, जिसमें तुम्हारी स्कैटर वाली जो लाइट है और जो तुम्हारी लेजर वाली जो वेवलेंथ है दोनों क्या है, सेम आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक स्कैटरिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक स्कैटरिंग। जिसमें लेजर लाइट की वेवलेंथ और जो तुम्हारी स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ है वो सेम नहीं आ रही, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। थर्ड देखो, थर्ड कंडीशन में क्या थी, जो स्कैटर्ड वाली जो वेवलेंथ है वो लेजर लाइट वाली वेवलेंथ से ज्यादा है, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब देखो ये तुम क्या कर रहे हो, लेजर लाइट को डाल रहे हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट लाइट। जो तुम लाइट डालते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट लाइट। और जो तुम्हारी उस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके बाहर निकल रही है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका स्पेक्ट्रल लाइन देखेंगे कि भाई तुम्हारा जो रेले स्कैटर्ड रमन स्पेक्ट्रा होता है, इफेक्ट होता है, उसका स्पेक्ट्रल लाइन कैसा आता है। और ये जो दो पीक्स होते हैं, एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट और जो स्टोक्स रमन इफेक्ट होता है, वो जो पीक होता है वो किस तरीके से होता है हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, तो हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे इधर क्या है, न्यू, ठीक है, इधर हम लोगों ने क्या बना दिया, ये एक लाइन है। ठीक है,
और ये एक इधर लाइन बना रहे हम लोग और एक इधर बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये वाली जो पीक आ रही है वो किसकी आ रही है, रिले स्कैटर, ठीक है। ये जो पीक आ रही है, जो ब्लैक कलर वाली जो बड़ी वाली पीक आ रही है वो क्या है, रिले स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग में क्या होती है, जो भी तुम्हारी इंसिडेंट लाइट होती है या फिर बोले लेजर लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है स्कैटर्ड लाइट के बराबर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग। अब देखो इससे हम लोग आगे चल रहे हैं, तो ये वाली जो पीक आ रही है वो किसकी आ रही है, ये वाली पीक आ रही है एंटी स्टोक्स की, ठीक है। ये किसकी पीक आ रही है, एंटी स्टोक्स की। और जो हम इससे पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो ये वाली जो पीक आ रही है वो किसकी आ रही है, स्टोक्स की आ रही है, ठीक है। वो किसकी पीक आ रही है, स्टोक्स। तो तीन तरीके के पीक हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर। स्पेक्ट्रल लाइन जो आ रही है उसके अंदर तीन पीक आ रहे हैं। एक तो रिले स्कैटरिंग वाली आ रही है, जब तुम इससे आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो किसकी आ रही है, एंटी स्टोक्स की आ रही है। जब तुम रिले स्कैटरिंग से पीछे की तरफ आ रहे हो तो किसकी पीक आ रही है, स्टोक्स वाले की आ रही है। अब एक बात देखो, इनके बीच में जो भी तुम्हारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कब चेंज होगा कब नहीं होगा, कहने का मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर वो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट जो गैप है वो डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। कहने का मतलब कब गैप बढ़ेगा इनके बीच का, कब गैप कम होगा। तो एक बात देखो, जो भी तुम इंसिडेंट लाइट डाल रहे हो, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर तुमने इंसिडेंट लाइट डाली, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वो जो पीक है ना, इनके बीच का जो गैप है, पीक के बीच का जो गैप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सिर्फ इफेक्ट जो पीक का पड़ता है, जो गैप का डिफरेंस पड़ता है इनके बीच में, वो पड़ता है सब्सटेंस की स्कैटरिंग मटेरियल के ऊपर। कहने का मतलब है तुम्हारा एक सब्सटेंस है, इसकी स्कैटरिंग कैपेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है उसके स्कैटरिंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके ही ऊपर डिपेंड करेगा। वो चेंज होगा तो तुम्हारा क्या होगा, इसके बीच में गैप चेंज होगा। लेकिन तुम किसी भी वेवलेंथ की इंसिडेंट लाइट को डाल दोगे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये जो पीक है ना, इनके बीच का गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। गैप चेंज करना होगा तो तुम्हें स्कैटरिंग सब्सटेंस को बदलना पड़ेगा, और जो तुम्हें गैप चेंज नहीं करना तो तुम किसी भी वेवलेंथ की लाइट को डाल दो, तुम्हारे इनके बीच का क्या होगा, गैप चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग जो रमन इफेक्ट है, ठीक है, इस रमन इफेक्ट के अंदर क्लासिकल थ्योरी देख रहे हैं, क्लासिकल थ्योरी रमन इफेक्ट की जो हमारी क्लासिकल थ्योरी दी गई थी रमन इफेक्ट की, वो क्या हमें जवाब देती है, ठीक है, क्या बोलती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो तो हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट ये कहता है, 1 बाय 1 लाइन से हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि क्या बोलता है जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट की। जब भी हम कोई भी एक बीम ऑफ लाइट विजिबल या फिर यूवी लाइट की फॉल करते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, जो लाइट होती है उसके पास क्या होता है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो जब वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगा तो वो क्या कर देता है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वहां पर इंड्यूस कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल के ऊपर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, तो उससे मॉलिक्यूल के अंदर या तो मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है या फिर उसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। यही कौन बोलता है, जो हमारा क्लासिकल थ्योरी होती है रमन इफेक्ट की, वो इस बात को कहता है, ठीक है। अब देखो कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एसोसिएट है किसके साथ, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं हम लोग। फिर देखो एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है वो देखो जो हमारा न्यू वेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ई वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये जो रिलेशन आता है ना कि जो हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल, न्यू वेक्टर का इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की है किसके है, ई वेक्टर के। ई वेक्टर क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां पर हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, यहां से हम लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव, इधर तुमने नेगेटिव लगा दिया, इधर कौन सा लगा दिया, पॉजिटिव,
तो जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब नेगेटिव की तरफ सेपरेट आउट हो जाएंगे, और जो तुम्हारे नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव की तरफ सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके बीच में देखो क्या हो रहा है, एक डाइपोल मोमेंट नहीं बन रहा। तो जितना ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट देखो, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। ठीक है, ये जो अल्फा होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी। कहने का मतलब है अल्फा इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की क्या है, पोलराइजेबिलिटी है। अब देखो यहां से न्यू वेक्टर का फॉर्म बन गया अल्फा, और ई वेक्टर का फॉर्म यहां पे बना हुआ था ई नॉट वेक्टर साइन 2 पाई न्यू टी। तो इस वाले फॉर्मूले को उठा के मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो क्या बन गया, ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। इस वाले इक्वेशन को हम लोगों ने मार्क कर दिया सेकंड इक्वेशन। अल्फा क्या है, अल्फा जो होता है पोलराइजेबिलिटी होता है मॉलिक्यूल का। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशनल टी। इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, थर्ड इक्वेशन। अब देखो यही इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग किस इक्वेशन में रख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू। तो यहां से बन गया न्यू वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा नॉट, अल्फा नॉट क्योंकि यहां पे हम लोग अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं, अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई। ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू रख दी, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दी यहां पर इस जगह पे। तो ये बन गया इनटू ये वाला पूरा टर्म एज इट इज उतर गया ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। इस वाले इक्वेशन को हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन बोल दी, फोर्थ इक्वेशन बोल दिया इसको। फिर देखो इसी इक्वेशन को यहीं पर देखो, न्यू वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग किसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। देखो तो ये तो अल्फा नॉट ई वेक्टर बन गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी ना तुमने, तो क्या बन गया अल्फा नॉट ई वेक्टर साइन 2 पाई न्यू टी प्लस। अब इस वाले इक्वेशन को देखो तुम, इस वाले इक्वेशन को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये फॉर्म बन जाएगी एक। फिर यहां से बनने के बाद ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये वाली इक्वेशन है इसमें क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे देखो एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इस जगह पे देखो इतने पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। इसको नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, यहां पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां पे कॉस 2 पाई हो गया, न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशनल टी माइनस कॉस 2 पाई न्यू प्लस न्यू वाइब्रेशनल टी, ये वाला फॉर्म बन गया। अब इस वाली इक्वेशन के अंदर देखो, किस इक्वेशन में देखोगे तुम, इस वाली इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को देखो तुम ढंग से। इस इक्वेशन के अंदर 3 कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू क्या है, यहाँ पर न्यू तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी के 3 कंपोनेंट है। जब भी तुम्हें खाली न्यू पड़ा हुआ हो, न्यू होगा तो वो कौन सी होगी, रिले स्कैटरिंग होगी। और जो तुम्हारा न्यू माइनस न्यू वी होगा तो वो किसके लिए होता है, देखो वो होता है स्टोक्स के लिए, किसके लिए, स्टोक्स स्कैटरिंग के लिए, रमन स्कैटरिंग के लिए। और जहां पर तुम्हारा न्यू प्लस न्यू वाइब्रेशन वाला कंपोनेंट होगा वो किस, ये जैसे है न्यू प्लस न्यू वाइब्रेशन वाला, ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो किसके लिए होता है, एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग के लिए होता है। समझ गए बात को, तो यही तुम्हारा डेरिवेशन है। ठीक है, इसको कर लेना। और यहां पे तुम्हारी जो क्लासिकल थ्योरी है रमन इफेक्ट की वो खत्म हो रहा है। ठीक है।